हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BPAC 101 दैट इज पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एग्जाम आप लोगों का आई गेस परसों एग्जाम है, तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप इजीली एग्जाम में पास हो सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द हैरोल्ड लाजवेल्स विजन ऑफ पॉलिसी साइंसेस स्लैश पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर ही पूरा पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि हैरोल्ड लाजवेल कौन थे। देखो, लाजवेल को पब्लिक पॉलिसी और पॉलिसी साइंसेस का जो है पाइनियर माना जाता है, यानी कि जिसने ये चीज स्टार्ट करी थी। ऑलराइट, और इनका मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करना नहीं होता कि क्या इंस्टीट्यूशन क्या काम करेगा, नहीं, बल्कि रियल पब्लिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना भी होता है कि अगर कोई भी किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसका इमर्जेंस कैसे हुआ था, कैसे ये आया। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट्स को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो हैं फेस करने पड़े थे, और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कभी सुने ही नहीं थे। इसी वजह से लाजवेल ने पॉलिसी साइंसेस का कॉन्सेप्ट दिया था। लाजवेल ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, और इन्होंने पॉलिसी साइंसेस के दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, पॉलिसी साइंस को क्या थे दो पार्ट्स, आपको पता होने चाहिए। पहला था नॉलेज ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। देखो, इसका मतलब है पॉलिसी कैसे बनती है। कोई भी पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट बनाती है तो वो भी प्रोसेस फॉलो करती है ना, तो कैसे बनती है पहली चीज, कैसे इम्प्लीमेंट होती है और कैसे इवेल्युएट होती है, तो इसका स्टडी करना सबसे पहले। कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हो तो आप ये सब देखोगे। ठीक है, दूसरा आ जाता है नॉलेज इन द पॉलिसी प्रोसेस। इसका मतलब है पॉलिसी बनाते वक्त आप लोग एक्सपर्ट्स, रिसर्च, डेटा और साइंटिफिक नॉलेज का यूज करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिसी साइंसेस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं पॉलिसी साइंसेस में। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप लोगों का फोकस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर नहीं बल्कि पब्लिक की प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर होना चाहिए। दूसरा है कंटेक्चुअल अप्रोच। पॉलिसी बनाते वक्त आप लोग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखोगे। तीसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। पॉलिसी साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबका नॉलेज यूज होता है, तो आप सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ लेके चलोगे। ओके, फिर आता है डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन। पॉलिसीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और सोशल जस्टिस को प्रमोट करनी चाहिए, तो इस चीज का भी आप पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान रखोगे। ठीक है, अब अगर हम देखें पॉलिसी प्रोसेस के स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे कैसे पॉलिसी डेवलप होती है, तो सबसे पहले आ जाता है एजेंडा सेटिंग। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि क्या पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। फिर होता है पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन, आप डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हो। फिर आता है पॉलिसी एडॉप्शन, पॉलिसी को अप्रूवल मिलता है। फिर आता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करना होता है। और फिर आता है पॉलिसी इवैल्यूएशन, चेक करना कि पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है या नहीं। ऑलराइट, अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस भी थे। लाजेल की अप्रोच को कुछ लोग आइडियलिस्टिक मानते हैं। ये अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा रैशनल डिसीजन लेती है, जबकि रियलिटी में पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी पॉलिसी को, है ना। फिर भी पॉलिसी साइंस ने मॉडर्न पब्लिक पॉलिसी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन दी थी, क्योंकि इन लोगों ने बेसिकली साइंस को इंक्लूड करा था, डेटा वगैरह रिसर्च करना, तो इसी को जो है हम लोग बेसिकली पॉलिसी साइंस कहते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक पॉलिसी बनाते हैं। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको फिर से समझाऊं तो हैरोल्ड लाजवेल ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दी थी। इन्होंने एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर ज्यादा जोर दिया था, और इसी वजह से इन्हें पॉलिसी साइंस का पाइनियर कहा जाता है। ऑलराइट, इतना डिफिकल्ट नहीं था, दो चार बार पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
डिस्क्राइब FW रिग्स प्रिज्मेटिक साला मॉडल स्लैश फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। ओके, देखो, FW रिग्स जो हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, और इनका मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए सिर्फ सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब FW रिग्स प्रिज्मेटिक साला मॉडल स्लैश फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है नाम पढ़ के, मेरे तो डिफिकल्ट नहीं है। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि FW रिग्स जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और इनका मानना था कि किसी भी देश की एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए सिर्फ ऑफिसेस और रूल्स देखने काफ़ी नहीं है, हमें उस देश के सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी देखनी चाहिए। और इसी आइडिया को इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच कहा था। ऑलराइट, आपको इकोलॉजिकल अप्रोच पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली कहा था कि हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखना कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, नहीं, हमें ये भी देखना है कि उस देश की सोसाइटी में कैसे लोग, कल्चर कैसा है, कैसी इकोनॉमी है, कैसी पॉलिटिक्स है, सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। इसी को इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच कहा था। इसके बाद अगर हम इनका फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल पढ़ें, तो रिक्स ने सोसाइटी को 3 स्टेजेस में डिवाइड करा था बेसिकली, ठीक है। क्या स्टेजेस थे वो? सबसे पहला आ जाता है फ्यूज्ड सोसाइटी। ये सबसे पुरानी और ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। यहाँ पे इस सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन का काम क्लियरली डिवाइड नहीं होता, एक ही इंस्टीट्यूशन बहुत सारे काम करता है, और यहाँ पे ट्रेडिशंस और रिलीजन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल रिलेशन और फैमिली बैकग्राउंड पर चलती है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली पुरानी ट्राइबल या फिर फ्यूडल सोसाइटीज की, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सोसाइटी के, ठीक है। फिर आती है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये बीच वाला स्टेज होता है जहाँ पे ना पूरी ट्रेडिशनल है और ना ही पूरी मॉडर्न है, तो इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ऑलराइट, तो रिक्स के हिसाब से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री इसी कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे मॉडर्न ऑफिसेस और लॉज तो होते हैं, लेकिन लोग अभी भी कई बार ट्रेडिशनल वैल्यूज फॉलो करते हैं। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। ओके, फिर आती है आपकी डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। ये मॉडर्न और डेवलप्ड सोसाइटी होती है। यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन का काम अलग होता है, ऑफिशियल जो है मेरिट के बेसिस पर रिक्रूट होते हैं, साथ ही साथ रूल्स जो है प्रॉपरली फॉलो किए जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोफेशनल होती है। ये बेसिकली जो है डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस जो होते हैं, ठीक है। तो ये 3 सोसाइटी को आप याद रखोगे, 3 सोसाइटी का ही ये मॉडल, द फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। ओके, फिर आता है द प्रिज्मेटिक साला मॉडल, ठीक है। रिग्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी को और डिटेल में समझने के लिए साला मॉडल दिया था। साला का मतलब है ऑफिस, ऑलराइट, एक टर्म ये अलग से यूज करा गया था, पर इसका मतलब होता है ऑफिस। तो रिग्स ने देखो क्या कहा था, रिग्स ने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज में ऑफिस तो मॉडर्न कंट्रीज जैसे लगते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल काम करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज का इन्फ्लुएंस अभी भी होता है। तो अब प्रिज्मेटिक सोसाइटी की इंपॉर्टेंट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने डिटेल में पढ़ा यहाँ पर। तो सबसे पहला हो गया हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब है डाइवर्सिटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होता है, कास्ट होता है, रिलीजन होते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज दोनों साथ में रहती हैं, और इसी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है फॉर्मलिज्म। देखो, फॉर्मलिज्म का मतलब है जो रूल पेपर पर लिखा है और जो रियलिटी में होता है, दोनों में डिफरेंस होना। यानी कि रूल कहता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरिट पर मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी रियलिटी में सिफारिश या फिर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के उस पर भी आपको काम मिल जाता है। यही होता है फॉर्मलिज्म, जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी होता है। ओके, फिर आता है ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग का मतलब है एक इंस्टीट्यूशन का कई काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है क्लियर नहीं होती यहाँ पर। कभी कभी 2 डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहे होते हैं, और इसी कंफ्यूजन से और डिले हो जाता है काम में। ओके, नेपोटिज्म भी इसी सोसाइटी का पार्ट है। नेपोटिज्म का मतलब है फैमिली, कास्ट, रिलेटिव या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना।
अपॉइंटमेंट और प्रमोशन मेरिट के बेसिस पे ना होकर पर्सनल रिलेशन के बेसिस पर होता है। ओके, इसमें पॉलीनॉर्मेटिविज्म भी आ जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि सोसाइटी में एक साथ बहुत सारे रूल्स और वैल्यूज चल रहे होते हैं। एक तरफ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, एक तरफ रिलीजन है, एक तरफ मॉडर्न लॉज हैं, एक तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं। तो कभी कभी इन सब के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ओके, अब अगर हम इसका रेलेवेंस देखें डेवलपिंग कंट्रीज में, तो रिक्स का मॉडल इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आज भी हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन साथ साथ चल रहे हैं। लोगों की सोच पुरानी भी है लेकिन वो आगे भी बढ़ रहे हैं। रूल्स और एक्चुअल प्रैक्टिस में डिफरेंस, रूल्स कुछ और कहते हैं, एक्चुअली कुछ और हो रहा होता है। ब्यूरोक्रेटिक डिले, रेड टेप यानी कि करप्शन वगैरह। कास्ट, किनशिप और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कई डिसीजन को इफेक्ट करता है। अभी भी कास्ट के बेसिस पे बहुत कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे बहुत कुछ चल रहा है। ओके, अब देखो रिक्स के मॉडल को जो है क्रिटिसाइज भी करा गया था। इसके लिमिटेशंस या फिर इसके नेगेटिव चीजें क्या थी? ये हर सोसाइटी को सेम पाथ पर डेवलप होता हुआ मानता था, यानी कि एक ही स्पीड से सारी सोसाइटी ग्रो हो रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप को इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। साथ ही साथ आज के डेवलपिंग कंट्रीज काफ़ी मॉडर्न हो चुकी हैं, इसलिए मॉडल जो है हर जगह परफेक्टली ये फिट नहीं होता। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे इसके दो मॉडल्स पता होने चाहिए और दोनों मॉडल्स में डेवलपिंग कंट्रीज का क्या रोल है ये पता होना चाहिए। ओके, थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्वेश्चंस, आपको पढ़ने पड़ेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली हो जाएंगे। ऑलराइट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जामिन द नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दैट इज मैक्स वेबर्स पर्सपेक्टिव, प्री-वेबेरियन नैरेटिव्स एंड द व्यूज ऑफ हीगल एंड मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक ही क्वेश्चन में से 3-4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखोगे। ओके, देखो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोला है, तो हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो देखो, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट का काम ना ट्रेंड ऑफिशियल्स या फिर सिविल सर्वेंट के थ्रू चलाया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट को कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता है तो जो भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या फिर ऑफिशियल्स होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल्स जो है रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करके पब्लिक को जो है सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये होता है ब्यूरोक्रेसी। अब हम इसमें प्री वेबेरियन नैरेटिव्स देखें अगर ब्यूरोक्रेसी के, तो मैक्स वेबर से पहले भी ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। वैसे जो है कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी का मैक्स वेबर ने दिया था, लेकिन ऐसा हमें दिखा है कि ब्यूरोक्रेसी पहले भी एग्जिस्ट करती थी। कैसे एग्जिस्ट करती थी? सबसे पहले आ जाते हैं एंशियंट इजिप्ट में। इजिप्ट में जो है ऑफिशियल्स लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और इरिगेशन का काम देखते थे। तो सब कुछ जो है फैरो के कंट्रोल में होता था, फैरो बोला जाता था इन्हें। ठीक है, फिर हम अगर हम देखें एंशियंट चाइना में, तो चाइना में एक फेमस सिस्टम था जिसे हम मैंडेरियन सिविल सर्विस कहा जाता था। यहाँ पे ऑफिशियल एग्जाम पास करके सिलेक्ट होते थे और इसीलिए चाइना को मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का अर्ली एग्जाम्पल माना जाता है। ओके, फिर आता है रोमन एम्पायर। देखो रोमन एम्पायर में ब्यूरोक्रेसी जो है टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी और इससे पूरे एम्पायर में स्टेबिलिटी जो है बनी रहती थी। तो आप लोगों को बेसिकली ये याद रखना है कि ब्यूरोक्रेसी वेबर से पहले भी थी, लेकिन उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो वेबर ने दिया था। ओके, अब हम मैक्स वेबर का व्यू देखेंगे ब्यूरोक्रेसी पे क्या था। तो मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी को सबसे डिफरेंट और रैशनल सिस्टम मानते थे, क्योंकि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक आइडियल टाइप मॉडल दिया था। बोला गया था, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया था आइडियल टाइप। मैक्स वेबर की अगर हम लैंग्वेज में देखें आइडियल टाइप का मतलब क्या होता है, तो देखो आइडियल टाइप का मतलब है परफेक्ट मॉडल, जो रियलिटी में पूरी तरह नहीं मिलता लेकिन एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है। कि जैसे कि आइडियल, जैसे हम अपने किसी किसी लोग को, किसी इंसान को आइडियल मानते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है, तो ये ही इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को कहा था। ठीक है, अगर हम वेबर की ब्यूरोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो क्या है? सबसे पहले आ जाता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी कि हायरार्की का मतलब है क्लियर चेन ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय के ऊपर कोई सीनियर होता है और हर सीनियर किसी और सीनियर को रिपोर्ट करता है। तो इससे जो है आपका डिसिप्लिन और कंट्रोल बना रहता है। साथ ही साथ रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सारा काम रूल्स और लॉस के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी डिसीजन पर्सनल मूड या फीलिंग के बेसिस पर नहीं होता। साथ ही साथ इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी का मतलब है सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट। डिसीजन जो है आपके पर्सनल फ्रेंडशिप, रिलेशन या इमोशन के बेसिस पर नहीं होते, सिर्फ रूल्स के बेसिस पे होते हैं। ओके, फिर आता है स्पेशलाइजेशन। हर ऑफिशियल का एक स्पेसिफिक काम होता है, सब अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। करियर सर्विस, गवर्नमेंट जॉब मेरिट और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मिलती है।
रिटर्न रिकॉर्ड्स, हर डिसीजन और कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और इससे जो है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। ओके, अब देखो कार्ल मार्क्स से ही ना एक बहुत जो एक तरह उनके हम कह सकते हैं स्टूडेंट थे, वो थे हीगल, फ्रेडरिक हीगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इनका व्यू क्या था ब्यूरोक्रेसी पे, तो हीगल ब्यूरोक्रेसी को पॉजिटिव नजरिए से देखते थे और इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को जो है यूनिवर्सल क्लास कहा था। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए काम करती है। और हीगल के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच एक ब्रिज क्रिएट करती है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी से स्टेट में स्टेबिलिटी और लॉ ऑर्डर वगैरह मेंटेन रहता है। साथ ही साथ प्राइवेट इंटरेस्ट से जो है स्टेट को बचा के रखता है ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो हमने मैक्स वेबर देख लिया, हमने हीगल देख लिया, अब हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का व्यू क्या था ब्यूरोक्रेसी पे। तो देखो मार्क्स जो है ब्यूरोक्रेसी को पॉजिटिव नहीं मानते थे। ओके, दोनों लोग पॉजिटिव मानते थे, मार्क्स नहीं मानते थे। इनका मानना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है एक्चुअली रूलिंग क्लास को बेनिफिट करती है, जो इंसान के पास पैसा है, जो सारा कुछ, जिनके पास चीजें थी सब कुछ, उसको ज्यादा बेनिफिट करती है। क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी रूलिंग क्लास की पावर को मेंटेन करके रखती है। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं जैसे कि सिविल सर्वेंट होते हैं, वो धीरे धीरे पब्लिक से दूर हो जाते हैं क्योंकि पैसा घमंड ये सब आ जाता है। ब्यूरोक्रेसी अपने इंटरेस्ट और प्रिविलेज को बचाने लगती है ज़्यादा, साथ ही साथ चेंज को अपोज करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मार्क्स कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पब्लिक के लिए नहीं बल्कि पावरफुल लोगों के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इसके क्रिटिसिज्म भी हुए थे, जैसे कि रेड टेपिज्म, बहुत ज़्यादा रूल्स और पेपर वर्क की वजह से काम स्लो हो जाता था, गोल वगैरह अलग हो जाते थे, यानी कि पब्लिक की बजाय प्राइवेट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान था। पार्किंसंस लॉ इसमें है, जैसे कि काम उतना ही बढ़ता रहता है जितना टाइम अवेलेबल हो, है ना। पीटर प्रिंसिपल भी है इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंप्लॉइज प्रमोशन पाते पाते उस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं जहां पे वो कॉम्पिटेंट नहीं रहते, यानी कि वो इतने हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ओके, तो काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, वेबर, हीगल, मार्क्स, तीनों का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। ऑलराइट, अब देखो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, 3 क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा थे। हम पार्ट 2, अगर आप लोग को ये वीडियो में चीजें समझ आई हैं तो आपको नीचे कमेंट करना है 2 नंबर, और पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ में ना आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चंस मिल जाते हैं वो टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ इसमें शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, अराउंड 15 शॉर्ट नोट्स हैं इसमें। ओके, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ मेरे से परचेज करना है तो आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को डीएम कर सकते हो और ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो एक बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए। और आप इस अगर पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आप इजीली पास हो सकते हो, आप इजीली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको पीडीएफ परचेज करना हो तो आप लिंक पे जाके मेरे को टेक्स्ट कर देना। अदरवाइज अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जो मैं डालूंगी, अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।